हेलो दोस्तों, आप तो स्वागत है मेरे NCERT बाय सौम्या अडवाल चैनल पे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं तीसरी विद्याता चैप्टर 1 मुद्र विन्यास। आज हम NCERT क्लास 7 पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पूरा हम ये पढ़े रहे। बिना देरी के लिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम पढ़ने वाले हैं विन्यास द अर्थ। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लिया। अब हम पढ़ते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि मुद्र मिट्टी, खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके विघटन तन से बनी है। इन तनों तो बालू से सैल्ट एवं मृत्ति कहते हैं। ये तन प्रिय आकारों में गोलाकार होते हैं एवं मध्य में विभिन्न प्रकार से वितरित और सजे हुए होते हैं। मध्य तनों के इस प्रकार के वितरण की सजावट तो मध्य मिट्टी विन्यास या मिट्टी चन कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर मंदिर विन्यास का तपस्वी मंदिर तन समूह से है, अर्थात मध्य तन एक दूसरे से किस प्रकार मिला हुआ होता है। मंदिर तन के आकार की तरह मध्य विन्यास भी मध्य में जलवायु एवं पौधों के लिए आवश्यक होता है। तत्वों के संचार तो प्रभावित करते हुए जिससे मध्य की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। किसान खेत में जो भी जुताई, निराई, खुदाई इत्यादि कार्य करते हैं उसके संबंध मध्य विन्यास से होता है, अर्थात वो परिस्थितन कार्य मध्य विन्यास तो बहुत अधिक प्रभावित करता है। वो हमारे पढ़ते हैं मध्य विन्यास के बीजों के अंतरित प्रभाव जुतिया, दराई, निराई, पाता चलने आदि कार्यों द्वारा मध्य तन एक दूसरे से अलग एवं ढीले हो जाते हैं और उनके धतन एवं समूह में परिवर्तन आ जाता है। भू परिष्करण क्रियाओं द्वारा मध्य तारतर टेक्चर बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। जो भी परिवर्तन होता है वह मध्य विन्यास या धतन में होता है, जिससे मध्य उर्वरता एवं फसल उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं तारे तलप। तारे तलप हमारा ये है कि विद्यालय के प्रांगण में एक वर्ग मीटर की दो क्यारियों का चयन करा। एक क्यारी की गहराई तर मिट्टी तो भूरी तर और दूसरी क्यारी की खुदाई ना करे। अब दोनों क्यारियों में अनाज के 100 बीज बोकर हल्का पानी डाल दे। 7-10 दिन के अंदर आप देते रहती भुरभुरी की हुई क्यारी में लगभग सभी बीज उड़ रहे हैं। बुनी क्यारी वाले क्यारी में तुलनात्मक धूप से कम बीज उड़े हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि हम लोग भाली भांति जानते हैं कि यदि किसी खेत तो वर्ष भर परती छोड़ दिया जाए तो उसकी मिट्टी कठोर हो जाती है और खरपतवार की मात्रा बढ़ जाती है। उस खेत में जुताई एवं खुदाई कठिनाई से होती है। इस प्रकार की मिट्टी में बोवाई करने पर बीजों का जमाव अंकुरित एवं वृद्धि कम होती है। इससे मुख्य कारण मध्य विन्यास निम्नानुसार तो होना है। खुदाई किए गए खेतों से लिए गए नमूने में अंकुरित इच्छा होता है, क्योंकि उसकी मिट्टी दली एवं भुरभुरी होता है। मध्य तनों के बीच खाली स्थानों में जल, वायु एवं
आवश्यकता पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, बीजों ते उपलब्ध रहते हैं यहाँ पे। बीजों के अंकुरित एवं पौधों की वृद्धि के लिए अनेक अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती है, जो अच्छे मध्य विन्यास के होने पर ही संभव होते हैं। अब ये हम आगे ये पढ़ते हैं, विशेष मध्य विन्यास प्रभावित होते हैं। अब भू परितारण, जुताई, दुराई, निराई आदि से कार्बनिक खादों का उपयोग से चूना, जिप्सम एवं अन्य भूमि सूचनों का उपयोग से फसल चक्र द्वारा मिट्टी की दिशा एवं किस्म से उर्वरकों के उपयोग तथा जल निवास से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मध्य विन्यास के प्रकार। धारे तालाब, आप सुबह सुबह अपने स्कूल में प्रार्थना करते हैं समय पंक्तियों में सीधी धार खड़े होते हैं। यदि सभी बच्चे एक साथ पंक्तियों में सतातर खड़े हो जाए तो एक समांतर आकृति बन जाएगी। इस आकृति में एक बच्चा अपने चारों तरफ 4 बच्चों को छूता है। इसी प्रकार यदि आप तिरछी लाइन बनाकर आपस में 70 खड़े हो जाए तो एक बच्चा अपने चारों तरफ 6 बच्चों को छूता है। इस प्रकार एक तृतीय आकृति बनती है। यदि आप सभी कई झुंड बनाकर दोहरे आकृति में खड़े हो जाए और एक झुंड दूसरे झुंड तो छूता है, वे सीधी लाइन बना ले तो एक झुंड अपने चारों तरफ 4 झुंड तो सुप्योर है तथा एक आकृति बन जाएगी। मंत्र में पाए जाने वाले तन बालूशील मंत्र जो आकार में गोल होते हैं 4 पताते से विवर्तित एवं साझा होते हैं। वो 4 प्रकार अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी 4 प्रकार है। तो ये ऐसे अब शतमित विन्यास। इस प्रकार के विन्यास में मध्य तन आपस में एक दूसरे से 4 स्थानों बिंदुओं पर मिलते हैं, जिसके कारण मध्य तनों के बीच बहुत अधिक जगह खाली रहती है, जिससे खंड विकास कहते हैं। खंड विकास का आयतन लगभग 50% होता है। इसका अनुपात तन के छोटे या बड़े होने पर निर्भर करता है। इस प्रकार के विन्यास वाले मिट्टी अत्यंत भूरी एवं मुलायम होती है, जिसमें जल एवं वायु आसानी से प्रवेश करती है। मंदिर में लाभकारी जीवताओं की कार्यशील अधिक होती है। ये मंदिर उपजाऊ एवं खेती के लिए उत्तम होते हैं। जैसे कि हम इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये 5 है। अब 50% होते हैं, छोटे या बड़े होने पर निर्भर करता है। अब ये हम पढ़ते हैं सेकंड। वन मिनट। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है त्रियत्र तिरछा विन्यास। इस प्रकार के विन्यास में प्रत्येक तन एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूता है तथा तिरछी पत्तियों में विभाजित होता है, जिस तन के बीच तेंदुवाता स्तंभ हो जाता है। इसलिए जल एवं वायु का संचार बहुत कम होता है, जिससे कारण फसलें एवं पौधों की जरूरत की वृद्धि अच्छी नहीं होती है, फलत पैदावार होती है। तो हम इस चित्र में हम देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। संयंत्र साधन विन्यास। सीधन विन्यास में मध्य के छोटे छोटे तन तिरछी दक्षिणा के बीच में आ जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में जल एवं वायु
तापीय संचर बहुत ही कठिनाई से होता है। हम इस वाले चित्र में हम ये देख सकते हैं। तो अब ये आ जाता है तरनीय विनाश, जिसे दाना तार, अभी दाने दाने से लड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो दाना दाना तन्य विनाश, इस विन्यास में मध्य के सूक्ष्म तन आपस में मिलकर एक झुंड बनाते हैं और इस झुंड की एक इकाई अपने पास की चार इकाई झुंड तो छोटी ही है। ये विन्यास सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि छोटे छोटे तन के बीच एक झुंड में द्वितीय स्थान तो होता है ही है, साथ ही साथ बड़े बड़े तन झुंड के बीच भी द्वितीय स्थान होता है। चिकनी दोमात एवं दोमात मध्यों में इस प्रकार का विन्यास अधिक पाया जाता है, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। अब हम जानते हैं दंडवातस का महत्व। मंदिर में ठोस पदार्थ में से दहित जो थली स्थान होते हैं उसे मंदिर दंड या थंडवितस कहते हैं। थंडवितस मुठ्याती मिट्टी के तन के तार पर निर्भर करते हैं। मोटे तन वाली मंदिर में दंडवितस कम तथा बारीक या छोटे तन वाली मिट्टी में दंडवितास अधिक होते हैं। आइए इससे अवलेखन करें। तारे तलब दो समान आकार के बीतर लीजिए। एक बीतर में आधे बार तथा बालू भर दीजिए। दूसरे बीतर में आधे बार तक चिकनी मिट्टी भर दीजिए। अब वहाँ पे हमने बालू भरा है और यहाँ हमने चिकनी मिट्टी भरी है। पानी के आयतन तो माप कर दे। दोनों बीतर में इतना डालिए कि ऊपर सतह तक आ जाए। क्या आप बता सकते हैं कि किस बीतर में पानी अधिक पर भर जाए, बढ़ाया गया। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि चिकनी मिट्टी वाले बीकर में अधिक पानी भरा गया, जबकि बालू वाले बीकर में कम। इससे सिद्ध होता है कि बड़े तन वाली मिट्टी बुलाई में कम तथा छोटे तनों वाली मिट्टी चिकनी में अधिक दंडवातस होता है। हमने खेतों में पौधों तो सूखते हुए देता होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब पौधों तो समय पर पानी नहीं मिलता तो वे सूखने लगते हैं। दंडवातस पर्याप्त होने पर जल, वायु एवं पोषक तत्व मंदिर में उपलब्ध रहते हैं। इसके विपरीत दंडवातस कम होने पर पौधे का विकास कम होता है, अर्थात मिट्टी में दंडवातस होना अच्छी पैदावार के लिए आयतन महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, क्योंकि दंडवातस पौधों तो समुचित जलवायु एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करता है। मिट्टी के लाभदायक जीवों की वृद्धि में सहायता करता है। पौधों तो बदावड़ा के लिए आवश्यक घुलनशील तत्व तो की वृद्धि में सहायता करता है। छेदों के समुचित विकास में सहयोग करता है। अब मध्यम जल, मिट्टी का पानी, मिट्टी जल। अब प्रकृति में पाए जाने वाले जल दर्दहीन और पारदर्शी होते हैं। हम लोग जितने हरे भरे पेड़ पौधे एवं लहलती फसलों देखते हैं, पानी न मिलने पर सूख जाती हैं।
इसी तरह मनुष्य एवं पंछियों का जीवन भी पानी के बिना संभव नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जल ताप पेड़ पौधे पंछियों एवं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए तैयार गया है कि जल ही जीवन है। इसलिए आप सभी लोग जल तो वेस्ट ना करें। अब प्रकृति में नेचर में जल पेड़ पौधों जीव जंतु एवं वायुमंडल में निरंतर ठोस द्रव एवं गैस के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित होता रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि मृद जल क्या है? मिट्टी या मृद में पाया जाने वाला जल तो ही मृद जल कहते हैं, यानी मिट्टी का जल या मिट्टी जल। जल पौधों तो एक मुट्ठेबार है। जल एक इच्छा दौलत है जो पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों एवं पेड़ पौधे की वृद्धि जैव पदार्थ का स्नान तथा सभी रासायनिक एवं जीवित कार्यों के लिए जल आयतन आवश्यक है। विशेष क्या है? विशेष प्रकृति में जल कभी नष्ट नहीं होता है। ये एक से दूसरे रूप में बदला जाता है। वास्तव में महासागर जल का विशाल एवं असीमित भंडार है। वहाँ से जलवाष्प बादल वर्षा हिमपात के रूप में पृथ्वी को प्रताप होता है। जल्दी इस पदार्थ ठोस द्रव एवं गैसीय अवस्था में परिवर्तन तो जल चक्र कहते हैं। मीन्स हमने इंग्लिश में पढ़ा है, वाटर साइकिल कहते हैं। और जल चक्र के अध्ययन तो जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी कहते हैं, जो जल चक्र का अध्ययन करते हैं। मीन्स इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं और बताते हैं। अब मृद जल के प्रकार। मृद जल मुख्य रूप से तीन रूप में पाया जाता है। पहला द्रवतीय जल, जिसे ग्रेविटेशनल पत्थर कहते हैं। तोशिका जल, कैपिलरी वाटर। एंड थर्ड इज आदि दात्री जल, जिसे हाइड्रोट्रॉपिक वाटर। सॉरी। अब पहले के बारे में हम पढ़ते हैं, जो गुरुतापीय जल। अब तारे तलब हम तटते हैं भेज से। यहाँ पे जीवित पदार्थ युक्त मिट्टी से भरा गमला लीजिए। गमले में नीचे जल निकालने के लिए एक छिद्र हो। गमलों तो ऊपर तथा जल से भर दे। थोड़ी देर बाद आप देते गमले का पूरा जल छिद्र से बाहर निकल गया। क्या आप बता सकते हैं कि ये जल बाहर क्यों निकल गया? मिट्टी में जो दंड वातस होते हैं, उसमें पानी भरने के लिए अंतरिक्ष जल तो रोकने की स्थिति मंदिर में नहीं होती है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बह जाता है। अतः पौधों के लिए आपातित होता है। उसे दुनतापीय जल कहते हैं। इस प्रकार वर्ष तथा सिंचाई के बाद जो जल मंदिर के नीचे चला जाता है और मिट्टी के तनों के बीच दंडवतस में नहीं डूब पाता, उसे दुनवातीय जल या सबतंत्र जल कहते हैं। तो हमने पहला पढ़ लिया, अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, तोशिका जल। सुबह से तारे तलब अब हम करने वाले हैं। तारे तालाब है हमारा। जैसे कि आपने गमले में पानी का अवलोकन किया, गमले में जितना पानी डूब जाता है वह तनों के बीच रिक्त स्थानों में डूबा होता है। ये जल तोशिका नालिकाओं में बाहर रहता है, जो नीचे नहीं जा पाता है।
तोषिता नीलताओं तनों के बीच बहुत पतली पतली नलियाँ होती हैं जो बड़े ऊपर से नीचे की और या मंदिर की परत में समांतर भी होती है। दुर्वासन बढ़ते वदुन पायुत्र जल मिट्टी ते दन वतस में दुध देता है जिसे तोषिता या तेसिता जल कहते हैं। इस प्रकार के जल में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व धुले होते हैं। ये जल विलयन के धूप में पौधों तो शुरुआत से प्रताप हुआ जाता है, अतः पौधों के लिए आयतन लाभदायक होता है। अब हम तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम आर्द्रतादित जल है। अब जैसा यहाँ पे हम तारे तलब करने वाले हैं। तारे तलब हम तरने हैं। एक तबरा लेते उसे पानी में डुबाए। हमने डुबा दिया। अब तपड़े तो निकालकर अच्छी प्रकार निचोड़ ले और धूप में सुखाने के लिए फैलाएं। तो फैला दिया। थोड़ी देर आधे घंटे बाद कपड़े तो उठाकर देखने पर पता चलता है कि कपड़े पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। फिर भी आप कपड़े तो पुनः निचोड़ कर देते तो जल नहीं निकलता। हमने ऐसा करते देता है, बहुत बार ऐसा ही होता है हमारे संग भी। अब क्या बता सकते हैं कि जल क्यों नहीं निकलता? ये जल कपड़ों में धारों के बीच चिपक जाकर रहता है। ये जो धारे होते हैं ना हमारे बीच में, वहाँ पर ही जल बह जाता है। अब इस तरह मिट्टी में तो जल आवश्यक रहते हैं, लेकिन वह मंदिर तनों के मध्य इतनी मजबूती से एक पतली पदार्थ के धूप में जाता रहते हैं कि पौधों तो प्रताप नहीं होता। इस प्रकार के जल तो आर्द्रतादित जल कहते हैं। अंततः सच्चाई द्वारा जो जल फसलों तो दिया जाता है उससे बहुत कम भार पौधों तो प्रताप होता है। अधिकांश वाद पोषण या दिशा द्वारा बेहतर चले जाता है या दुर्वातीय जल एवं अधिकारित जल के धूप में पौधे तो अप्रिय होता है। अब हम यहाँ पे अब ये मध्य जल का भूमि में संरक्षण पढ़ लेते हैं, जिसमें ये सारे हमारे ऑप्शन आ जाते हैं। कितने ऑप्शन है इसमें? हमारे अभी 5 ऑप्शन है। मध्य जल की भूमिका में संरक्षण। अब फसलों की अच्छी पैदावार के लिए मध्य मिट्टी में जल संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए जल का निरंतर उपलब्ध रहना आवश्यक होता है। मिट्टी में जल संरक्षण के अनेक विधियां हैं, जैसे कि जुताई, धुलाई एवं निराई करते। अब खेतों की जुताई एवं निराई करने से मिट्टी से बनी तेसिता नलिकाएं टूट जाती है एवं नीचे एक ऐसी परत बन जाती है जिससे नीचे का जल भूमि के ऊपर सतह पर तक नहीं आ पाता है। इस प्रकार जल मध्य में सुरक्षित रहता है। अब जूते के बारी पाती लड़ना। अब पात लड़ने से भूमि के ऊपरी भाग में एक थारी परत बन जाती है, जिससे मध्य जल की हानि वाष्प के रूप में नहीं हो पाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पाती लड़ाना। सेवित खादों का आदितारित प्रयोग। खेतों में जीवित खादों का अधिक उपयोग करते से मंदिर की जल धारणा समर्थ बढ़ जाती है, जिससे मंदिर में पानी अधिक दिखता है
इस प्रकार जिस मिट्टी में सेवित पदार्थ जितने अधिक हो रहे उसमें जल साधन क्षमता भी उतनी ही अधिक हो रही। इसमें विसवन या पैलवार द्वारा मिल्चिंग का अर्थ है मिट्टी के ऊपरी सतह का ढक्कन या मध्य तोसीता नालाओं को तोड़कर मिल्च बनना। मिल्चिंग का उपयोग करने से सूर्य का प्रकाश सीधी भूमि पर नहीं पड़ता जिससे वाष्प उत्सर्जन कम होता है और जल का संरक्षण हो जाता है। के रूप में धान का पुलाव, ज्वार, बाजरा, अरहर या अन्य फसल के दलहन आदि उपयोग में लिया जाता है। 1 मिनट। मेरा यहाँ पे ये मोबाइल हैंग हो रहा। अब 1 मिनट रुकिए। हाँ, हम फसल चक्र द्वारा पतली एवं कम चौड़ी पत्ती वाली फसलें उगाने में वाष्पन कम होता है। फसल चक्र में ऐसी फसलों का भी उपयोग करना चाहिए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है तथा उन्हें जड़ें कम फैलाती हैं, जैसे सिनई, मूंग, चना एवं मटर आदि। अब वर्ष के जल तो नष्ट होने से बचने के उपाय। घनघोर वर्षा के बारे में भूमि पर पानी नहीं ठहरता है। आखिर वह जल कहाँ चला जाता है? वास्तव में जब वर्षा होती है तो जल का अधिकांश भाग बहकर दूर नली नालों, तालाब, पात्रों में चले जाता है। तुसी बार देशतर मध्य के नीचे जाता है जिसका उपयोग वनस्पति द्वारा स्वयं कर लिया जाता है। इसलिए वर्षा के जल तो नष्ट होने से बचाने का जो उपाय किए जाते हैं निम्न है। खेत तो समतल एवं मिद्धबंदी करना। खेत का समतल करके उसके चारों ओर ऊंची मंद बनकर वर्षा के जल तो बहारे जाने से दोते हैं तथा जल निकास के लिए पानी तो धीरे धीरे खेत से बाहर निकालते हैं। खेतों की गहराई जुताई करना। गर्मी के दिनों में खेतों की गहराई जुताई करने से भूमि में जल का अवशोषण अधिक होता है और मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। बढ़ने से मृदा में जल अधिक जुड़ता है जिससे वर्षा का जल बहाने से कम नष्ट होता है। तो यहाँ पे तो भी हमारा है चैप्टर। अब हमारा चैप्टर बस ये लास्ट पेज बचा है। खेतों के दल के विपरीत जुताई करना। ढालू खेत में दल का विपरीत जुताई करने से वर्ष का जल तेजी से बहाना नहीं पाता और उसी भूमि को ढूंढने के समय अधिक मिलता है जिससे मृदा जल का हस्तांतरण कम होता है। छोटे छोटे बांधों का निर्माण। ढालू भूमि पर वर्षा के जलों को रोकने के लिए निचली भागों में छोटे छोटे बंदर बनाकर वर्षा जल को बहाने से रोका जाता है। इन बांधों में उठे हुए जल का सिंचाई के रूप में उपयोग करके फसल उत्पादन किया जाता है। अब वर्ष रोपण अधिक से अधिक पेड़ एवं घास लगातार वर्ष के जल की तरवी गति से बहन से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त वनों में वर्षा के बीच थाली जरा में तथा कम पतास में उड़ने वाली फसलों को उड़ाकर भी वर्ष जल का नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अब
झीलों, तालाब एवं पोखरों की सफाई एवं पानियों की गहराई बनाए रखना। वर्षा होने से पहले जलाशय में युद्ध हुए खरपतवारों तथा निचली सतह पर जमी मिट्टी को बेहतर नितला देता है, जिससे वर्षा का जल अधिक से अधिक एकत्रित हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसी जल से खेतों की सिंचाई करते हैं। इसे संदर्भ निम्नलिखित तहवत पूर्ण सत्य है। हाँ, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ष के जल का संचिन भेड़ दय ताल ना दया सूतना पर अताल। वर्षा के जल का समंचन भरे दय ताल ना दय सूता ना पड़े अताल। अब सत जल धूप तप जल संयुक्त तम वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा जल तो नष्ट होने से बचाने हेतु ये एक ऐसी विधि है जिसमें मतानों की सतहों से गिरने वाले पानी तो मतान के पास ही ठंडर बनाकर इतरित कर लेते हैं, जिसके उपयोग घरेलू कार्यों एवं बागवानी हेतु करते हैं। जैसे कि इस चित्र में हमें दिखाते हैं, जिसे हम छत जल संयंत्र कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बताती हूँ। यहाँ पे ये हमारा देखिए, ये हमारा पानी दिखता है। यहाँ पे इसमें हमने पानी, ये हमारा बारिश का यहाँ पानी आया हुआ, ये यहाँ से नली लड़ा देते हैं ये लोग, जिससे ये नली यहाँ से ही कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, जो नली इसके अंदर जाती है और ये पानी हमारा यहाँ पे हमारा सेव हो जाता है। इससे हम पानी तो हम बचा लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पानी बच गया है। अब हमने यहाँ पे ये चैप्टर तो हमने ये पूरा हमने यहाँ पे ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, पर इससे आप तो जो आंसर हो रहे वो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपनी नोटबुक में करने हैं। अब सही मिलान कीजिए। मेरे यहाँ चेंज नहीं किया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। मैं यहाँ पे आप तो पढ़कर बता रही हूँ, पर आप तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। मंदिर तन्नो तार होता है दौलतार, लंबा तार, वद्दतार और चौड़ा। कैसा होता है? हमने ये दोनों पढ़े, इन दोनों में से कैसा होता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आ रहे हैं, मेरा मोबाइल भी सेंड हो गया। 1 मिनट। हाँ, तुलसी का जल होता है बहुत बहता हुआ जल, स्थिर जल, दुर्वातर जल, बल ते विद्युत मिट्टी में पाए जाने वाला जल या तालाब का जल, ये हमने ऊपर पढ़ा था। मंत्र जल संरचना तैरते हैं, कुएं तोड़कर, तालाब तोड़कर, नाला बनाकर, जुताई के बाद पाता लड़ाकर। दानातर तालीन विनाशित होता है।